भाभी, आप मेरे सर में तेल लगा दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा लाओ, लगाती हूँ। ऋतु आंगन में अपनी भाभी से तेल लगवा रही थी कि तभी पड़ोस की एक औरत कहती है, अरे क्या बात है, बड़ा प्यार बरस रहा है नंद भाभी में। प्यार तो होना ही है, इकलौती जो नंद है हमारी। तभी पुष्पा एक थाली में खाना लेकर आती है। ऋतु, तुमने खाना नहीं खाया सुबह से, ये लो खाना खा लो। भाभी मेरे हाथ गंदे हैं, आप ही खिला दीजिए। पुष्पा अपने हाथों से ऋतु को खाना खिलाती है। अरे ऋतु बेटी, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, इस बात का बुरा मत मानना। तेरी इन दोनों भाभीियों से थोड़ा दूरी बनाकर रखा कर। ये दोनों मनहूस हैं, कहीं इनका परछावा तुझ पर ना पड़ जाए। अगर मनहूस है तो फैल जाने दीजिए मनहूसियत। मैं भी तो देखूं कि ये किस चिड़िया का नाम है। उसके पर मैंने न काटे तो मेरा नाम भी ऋतु नहीं। और आपको कब से फिक्र होने लग गई दूसरों की? सच में करती हैं फिक्र, या आग लगाने में ही नंबर 1 है आप? बताइए, बताइए ना। मैं तो बस तुझे समझा रही थी बिटिया। वैसे तेरी शादी कब है? क्यों, ठूसने की जल्दी हो रही है क्या आपको? वैसे बस 1 हफ्ते में मेरी शादी हो जाएगी और मैं अपनी प्यारी भाभीियों से बिछड़ जाऊंगी। सबसे बड़ा गम तो ये है। पार्वती ये सुनकर अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है और ऋतु की शादी हो जाती है। ससुराल में अपना ख्याल रखना नंद जी। कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें कॉल कर लेना। बस करो, कितना रुलाओगी मेरी प्यारी बेटी को। अब विदा होने दो इसको। लक्ष्मी पुष्पा दोनों अपनी नंद को प्यार से विदा कर देती हैं। शादी के बाद ऋतु अपने ससुराल में आकर सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है। सब अच्छा चल रहा होता है। एक रोज सुबह उसे अचानक से उल्टियां होने लगती हैं। क्या बात है बहू, तुझे सुबह सुबह उल्टियां हो रही हैं? ये तो खुशखबरी की बात है। माँ जी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसमें खुशखबरी क्या है? अरे पागल लड़की, तू माँ बनने वाली है। ये सुनते ही ऋतु बहुत खुश होती है। इस बात की खबर तो मैं सबसे पहले अपनी भाभीियों को दूंगी। ऋतु फोन उठाकर अपनी भाभी को फोन करती है और उन्हें अपनी गर्भवती होने के बारे में बताती है। अरे नंद जी, इससे अच्छी खुशखबरी क्या ही हो सकती है। मैं तो कहती हूँ कि आप फौरन अपना सामान पैक करके यहाँ पर आ जाओ। हम दोनों आपकी अच्छे से देख रेख करेंगे। हाँ हाँ भाभी, मुझे भी आपसे मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है। ऋतु अपनी सास को अपने मायके जाने की बात बताती है। अरे तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना तेरी भाभीियों का, इतने सालों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई है। कहीं मेरे पोते पर कोई बात ना आ जाए। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये जरूरी नहीं कि उन्हें औलाद नहीं हुई है तो उनका बुरा असर मेरे बच्चे पर होगा। अरे वो तो मेरे बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचेंगे और मेरा ख्याल भी रखेंगे। बाहू, मैं तुझे मना कर रही हूं ना। नहीं माँ जी, मैं अपनी भाभी के पास जरूर जाऊंगी, फिर आप चाहे गुस्सा ही क्यों ना हो जाओ। ऋतु अपनी सास की एक नहीं सुनती और अपना सामान पैक करके अपने मायके आ जाती है, जहां उसकी दोनों भाभियां फूलों से उसका स्वागत करती हैं। आ जाओ प्यारी सी नंद, अब तो तुम अकेली नहीं बल्कि प्यारे नन्ही बाबू को लेकर आई हो। ऋतु तुरंत ही अपनी दोनों भाभी को गले से लगा लेती है। देखना, हम तुम्हारी इतने अच्छे से देखरेख करेंगे कि तुम्हें प्रेगनेंसी में कोई परेशानी नहीं होगी। अरे दूर हो जाओ मेरी बेटी से, अपना गंदा परछावा डालना चाहती हो क्या इसके ऊपर? आ जा मेरी प्यारी बेटी, घर में आ। तेरी सास ने मुझे बताया कि तू उनसे लड़कर आई है। अरे माँ, मेरी सास तो कुछ भी बोलती हैं, छोड़ी जाने दीजिए। चल बेटी, पोता पोती ना सही, नाता नातिन ही सही, कम से कम कोई तो होगा जो मुझे नानी बोलेगा। इस तरह सावित्री दोनों बहू को ताना देती है, जिसे सुनकर पुष्पा और लक्ष्मी का मुंह लटक जाता है। अच्छा माँ, मुझे अपनी भाभीियों से बहुत सारी बातें करनी है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। चलो भाभी, आपके कमरे में चलते हैं। इस तरह ऋतु अपनी दोनों भाभीियों के कमरे में चली जाती है और वहां उनसे ढेर सारी बात करती है। अपनी नंद के आने के बाद वह अपनी ननद का बहुत ख्याल रखती है। अरे कितनी सारी बातें करी हमने आज, मेरे तो सर में भी दर्द होने लग गया। अरे हम तो भूल ही गए थे, तुम इतना थक कर आई हो। चलो मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ और मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। पुष्पा और लक्ष्मी ऐसा कहकर ऋतु का सर और पैर दबाती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन ऋतु अपनी दोनों भाभीियों के साथ बाजार जाती है। भाभी, आज मेरा पालक पनीर खाने का मन है, मेरे लिए पालक पनीर बनाना। हाँ हाँ, हमने पालक और पनीर ले लिया है। तभी रास्ते में कुछ औरतें ऋतु को रोक कर कहती हैं, अरे ऋतु, तू अपनी भाभीियों के साथ इतना समय मत बिताया कर। तू जानती है ना, इनकी कोख तो बंधी हुई है, कहीं तेरी कोख भी ना बन जाए। सही कहा बहन तुमने। ये सुनकर ऋतु को बहुत तेज गुस्सा आता है।
बस अब एक भी शब्द मत कहना। अरे गंगा आंटी, आप मेरी भाभीियों को कह रही हो? आपकी बहू को 5 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा होता है कि इंसान पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। और कान खोलकर सुन लो, मैं अपने बच्चों को अपनी भाभीियों से दूर नहीं रखूंगी। मेरे बच्चे पर इनका भी हक है। चलो भाभी, घर चलते हैं। ऐसा कहकर ऋतु अपनी भाभीियों के साथ घर आ जाती है। अपनी नंद का ये प्यार देखकर दोनों भाभीियों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही दोनों भाभी अपनी नंद के हर एक चेकअप करवाती हैं, लेकिन एक दिन उन दोनों के पति उन्हें बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैंने तुमसे शादी की। तुम जैसी अपशकुनी लड़की मेरी जिंदगी में आनी ही नहीं चाहिए थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा भी क्या हो गया है? मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। इन 5-6 साल में एक बच्चा तक नहीं दे पाई हो तुम मुझे। राजीव पुष्पा का ये हाल कर रहा होता है। वहीं सुरेंद्र भी गुस्से में लक्ष्मी की लाई हुई थाली फेंक देता है। अरे तुम्हें मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा देखते ही मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। ऋतु अपने भाइयों का ये व्यवहार देखकर बहुत दुखी होती है और वो एक रोज अपने भाइयों को समझाती है। भैया, आप दोनों को भाभीियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है। अगर आप उनका इलाज करवाओगी तो क्या पता वो भी गर्भवती हो जाए। ऋतु के समझाने पर उसके भाई समझ जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन ऋतु की बुआ घर पर आती है, जो उसकी भाभीियों के लिए कहती है, अरे तुम दोनों के हाथों का खाना तो क्या पानी तक नहीं पियोगी? तुम जैसी बांझ औरतों से तो दूर ही रहना चाहिए। शकुंतला के ये कहते ही ऋतु की दोनों भाभी रोते हुए रसोई में आ जाती हैं। ये देख ऋतु को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती। आप लोगों ने समझ क्या रखा है? किसी की कोई इज्जत नहीं होती? अरे बांझ बांझ कहकर आप लोगों ने कितनी बार उनका दिल तोड़ा है। आज के बाद मेरी भाभीियों के खिलाफ मैं एक नहीं सुनूंगी। आप दोनों रोना बंद करो। पुष्पा और लक्ष्मी दोनों ऋतु को गले से लगा लेती हैं। नंद जी, अगर आप ना होती तो इस घर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं होती। आप बहुत अच्छी हो नंद जी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और पूरे 9 महीने खत्म होने वाले होते हैं। एक दिन गायत्री अचानक से ऋतु के पास ही आ जाती है। ऋतु, ऋतु, कहाँ हो तुम? चलो, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं चाहती कि इन दोनों के मनहूस हाथ मेरे आने वाले पोते पर लगे। आप होती कौन हो ऐसा कहने वाली? ये मेरा बच्चा है, मैं इसको लेकर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और सबसे पहले अपना बच्चा मैं अपनी भाभीियों की गोद में ही दूंगी। इतना कहते कहते ऋतु को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसके दर्द को देखकर गायत्री और सावित्री खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। आई भाभी, भाभी मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पर हैं। दोनों भाभी घर से बाहर निकलती हैं। उस दिन उनके पति भी ऑफिस में होते हैं। लाख मदद मांगने पर भी कोई उनकी मदद नहीं करता। जैसे तैसे करके उन दोनों को एक ठेला मिलता है और वो उस ठेले पर अपनी नंद को लेटाकर हॉस्पिटल में लेकर जाती हैं, जहां ऋतु की हालत देखते ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। माँ जी, धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ घंटे बाद ओटी से बच्चे के रोने की आवाज आती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तभी नर्स आकर कहती है, पेशेंट को बेटा हुआ है, आप सभी आकर मिल सकते हैं। पूरा परिवार ऋतु के पास जाता है, जहां ऋतु सबसे पहले अपने बच्चों को अपनी भाभीियों की गोदी में देती है। आज मेरा बच्चा इस दुनिया में सिर्फ आपकी बदौलत आया है और इस पर आपका ही हक है। पुष्पा और लक्ष्मी अपनी नंद के बच्चे को देखकर बहुत खुश होती हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी गायत्री भी उन दोनों से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को बहुत बुरा भला कहा। हालांकि ये परेशानी इलाज द्वारा ठीक हो सकती थी, फिर भी मैंने तुम्हें बांझ बुलाया। कोई बात नहीं माँ जी, हमें आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। उस दिन के बाद ऋतु खुद अपनी दोनों भाभीियों का इलाज करवाती है। इलाज होने के दौरान वो दोनों गर्भवती हो जाती हैं और बहुत जल्द नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म देती हैं, जिसके बाद वो भी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो देखा दोस्तों, रिश्तों को अगर अच्छे से सींचा जाए तो रिश्ते किस हद तक साथ देते हैं। एग्जाम्पल, आप इन नंद भाभी की जोड़ी को ही देख लो।